सभी साथियों को नमस्कार, जय हिंद। संकल्प परिवार में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और आज हम जिला दर्शन के अंतर्गत उदयपुर के पार्ट 3 की बात करने वाले हैं, मतलब पर्यटन स्थलों की बात करने वाले हैं। कल बहुत कमेंट आए आप सभी साथियों के, सर जिलों की बात कब होगी। आज का पूरा सेशन जिलों के ऊपर आधारित है। उदयपुर जिले में सबसे ज्यादा जिले हैं, इसलिए उसे जिलों की नगरी कहा जाता है। तो आज प्रत्येक झील के बारे में डिटेल से बढ़ेंगे, क्या क्या प्रश्न एग्जाम में बन सकते हैं। बिल्कुल, सबसे पहले जांगल प्रदेश से प्रणाम, राम राम। पुंगल से प्रणाम, कांठल की धरा से राम राम, मां त्रिपुरा सुंदरी की धरती से राम राम, जैसलमेर से प्रणाम, चित्तौड़गढ़ से प्रणाम, जोधपुर से राम राम, हाड़ौती की धरा से प्रणाम, भरतपुर से प्रणाम। क्या बात है, सभी साथी आगे लाइव, क्या बात है, बढ़िया है, बहुत बढ़िया। सबसे पहले क्लास को लाइक कर दीजिए जितने भी साथी लाइव हैं, और अपने मित्रों के साथ क्लास को शेयर कर दीजिए। और आज का सेशन हम प्रारंभ करते हैं। बिल्कुल, केला देवी की पावन धरा से लव कुश जी कह रहे हैं राम राम। बिल्कुल राम राम जी, आपको भी। निर्मा जी परियार जोधपुर से राम राम, चुक्का जी विष्णोई आपको भी राम राम, चित्तौड़ से तमन्ना जी भानु आपको प्रणाम। हाँ जी, क्या बात है, सभी लाइव आ चुके हैं साथी। अजमेर से भी राम राम प्रणाम, उदयपुर से प्रणाम, क्या बात है, पूरा राजस्थान उपस्थित है। सवाई माधोपुर, धौलपुर, अब तो लगभग सभी साथियों ने राम राम कर लिया है। चौटन से भी प्रणाम, बाड़मेर से प्रणाम, प्रतापगढ़ से प्रणाम, राम राम, सभी को प्रणाम। आज की क्लास को प्रारंभ करते हैं। बिल्कुल, बीच में सबसे बातें करते रहेंगे जी। तो आज की क्लास में सबसे पहले लेते हैं पिछोला झील, बहु प्रतीक्षित टॉपिक। जब से हमने 2 क्लासें ली है उदयपुर की, 2 बार इस झील का जिक्र कर चुके हैं। उदयपुर की स्थापना के संबंध में, उदयपुर के इतिहास के संबंध में, लेकिन डिटेल से नहीं जाना कि ये झील क्या है, क्यों बनाई, कब क्या इसकी स्थिति है, एग्जाम में इससे क्या क्या प्रश्न बनते हैं। तो आज बिल्कुल पूरा डिटेल से बात करेंगे इसी झील के संदर्भ में। बिल्कुल, झीलों के अध्ययन को लिम्रोलॉजी कहते हैं, बहुत बढ़िया, ये भी बहुत अच्छी बात है। मानगढ़ धाम से भी प्रणाम, क्या बात है, दिल गदगद हो गया, दिल गार्डन गार्डन कर दिया सभी साथियों ने। आज जितनी अलग अलग जगह से राम राम आया है ना, बहुत अच्छा लगा मुझे, बहुत। इसी तरह से साथ बनाए रखें, क्लास को शेयर करते रहे समय समय पर। फलोदी से प्रणाम, बीच में बिल्कुल बात करते रहेंगे। वागड़ से, मानगढ़ से, मातृकुंडिया से प्रणाम, सीताराम जी गाडरी। अब इस तरीके से तो क्लास आगे ही नहीं बढ़ पाएगी। सभी साथियों को प्रणाम, सभी को मेरी तरफ से राम राम, जय श्री कृष्णा। कोई नाराज नहीं हो कि मेरा नाम नहीं लिया, सबका नाम लेंगे। और बिल्कुल अपना परिवार है, और बिल्कुल सबसे ज्यादा अपना जो मेन टारगेट है पढ़ाई का, उस पर अपन फोकस करते हैं। बिल्कुल, तो शुरुआत करते हैं। पिछोला झील के बारे में एग्जाम में क्या क्या प्रश्न बनते हैं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस ये रखने वाली है झील। तो सबसे पहले यहाँ पर हम बात, किसने करवाया, तो भाई इस झील का निर्माण किसी शासक ने नहीं करवाया था। देखो, बहुत ही महत्वपूर्ण बात यह है, निर्माण किसने करवाया, राणा लाखा। राणा लाखा के काल में, या इनके काल का मतलब क्या हो गया, समय में। राणा लाखा के काल में या समय में एक पीछू नामक बनजारे ने, पीछू नामक बंजारे ने अपने बेल की स्मृति में करवाया। देखो, इतिहास में ये जो बात लिखी हुई है ना, बेल वाली, ये वास्तव में एक तरीके से दिल को छू जाने वाली बात है। जिस प्रकार से हम पढ़ते हैं कि प्यार प्रेम की जो निशानी है, वो हमारे भारत के अंदर ताजमहल और राम सेतु को माना जाता है। ताजमहल शाहजहां ने मुमताज महल के लिए बनाया, राम सेतु भगवान श्री राम ने सीता के पास पहुंचने के लिए बनाया। माता सीता उस समय श्रीलंका में थी, रावण की कैद में थी, तो यहां से भारतवर्ष से जाने के लिए बीच में चूंकि समुद्र पड़ता था, वो सभी घटनाएं आप सभी जानते हैं। लेकिन यहां पर आप इतना बड़ा फैक्ट देखिए, इतनी बड़ी झील, उदयपुर की सबसे बड़ी झील है। नगर में स्थित झीलों की बात करें, चूंकि हम यदि जयसमंद झील की बात करें, जयसमंद झील उदयपुर नगर में नहीं है उदयपुर जिले में, लेकिन उदयपुर नगर में नहीं है। तो उदयपुर नगर में स्थित सबसे बड़ी झील है। उदयपुर नगर में प्रमुख रूप से 3 झीलें हैं। उदय सागर झील ही निकट ही है, लेकिन थोड़ा सा दूर है, प्रॉपर शहर में नहीं है। तो यहां पर यदि हम इस झील की बात करें, इस झील का निर्माण एक बेल की स्मृति में करवाया था। और इसका प्रमाण क्या मिलता है, गांव में आज भी यदि हम बात करें, बड़े बुजुर्ग जब भी कभी कसम खाते हैं, तो वो कसम क्या खाते हैं कि यदि सामने वाले की व्यक्ति की बात पर विश्वास नहीं हो रहा है, तो वो कहते हैं खाजा धोरिया का। धोरिया का मतलब होता है बेल।
तो इस प्रकार से इस बात से पता चलता है कि यहाँ पर देखो इतनी बड़ी जो झील है किसकी याद में करवाई, पीछू बंजारे के पास एक बेल था, उस बेल की यहाँ पर मृत्यु हो गई थी और ऐसा कहा जाता है कि उस बेल की याद मतलब उसकी याद को और ज्यादा यादगार बनाने के लिए इसे पीछू नामक बंजारे ने यहाँ पर एक झील का निर्माण करवाया। चूंकि यह क्षेत्र उस समय मेवाड़ का ही हिस्सा था, लेकिन उदयपुर का उस समय नामो निशान नहीं था। उदयपुर तो 1559 में बनता है, इससे पहले यह झील यहाँ पर विद्यमान होती है। चूंकि जावर की खान हम सभी जानते हैं जो कि उदयपुर में है, जिसका पता राणा लाखा के काल में लगा था। बाकी उस समय राजधानी चित्तौड़ हुआ करती थी, तो शासकों का सारा जो रेगुलेट होता था मतलब संचालन होता था शासन, वो सभी चित्तौड़गढ़ दुर्ग से होता था। और उदयपुर हम सभी जानते हैं चित्तौड़ से 120 किलोमीटर दूर है। तो यहां पर इस बंजारे ने अपने बेल की स्मृति में, अपने बेल की याद में क्या बना दी, यहां पर एक झील बना दी। इतिहास में यह भी एक अमर हो गया। एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है, राजस्थान में बेल की स्मृति में किस निर्माण को अंजाम दिया गया है या क्या निर्माण कार्य बेल की स्मृति से संबंधित है। जैसे हम एक कुत्ते की छतरी पढ़ते हैं, एक खंबे की छतरी, कुत्ते की भी छतरी है राजस्थान में। देखो कितना विविधताओं भरा हमारा राजस्थान है। जय जय राजस्थान या फिर रंगीलो मारो राजस्थान, क्या बात है। हाँ जी बिल्कुल, बात करते हैं लगभग 14वीं शताब्दी के अंदर इसके निर्माण की बात आती है। फैक्ट डेट एक साथी कमेंट कर रहे हैं 1388, तो ये फैक्ट डेट बहुत कम देखने को मिलती है। लेकिन यदि 14वीं शताब्दी की यदि हम बात करें, जैसे कि कोई दिक्कत नहीं, साथी ने कमेंट कर दिया तो उनकी बात भी रख लेते हैं। 1388 ईस्वी या 14वीं शताब्दी, आप कहीं पर भी पढ़ लेना, क्योंकि इसकी पूरी कंफर्म जानकारी कहीं बहुत कम देखने को मिलती है। इस वजह से अधिकांश पुस्तकों में यही लिखा हुआ है इसका निर्माण 14वीं शताब्दी में हुआ था, राणा लाखा के काल में हुआ था। इसका मतलब राणा लक्ष्य सिंह जो है, जिन्हें राणा लाखा कहा जाता है, उनके समय में इस झील का निर्माण होता है। बिल्कुल कांटल की तरह से प्रणाम। और यहां पर सौर ऊर्जा से नाव चलाई गई, यह मामला यहां पर गड़बड़ हो गया सुनील जी, कि यहां पर सौर नाव जो है वो पिछोला में नहीं चलाई गई, वो तो फतेह सागर के अंदर चलाई गई थी। और फतेह सागर में अभी वर्तमान में भी सौर ऊर्जा से संचालित नाव चलती है। बिल्कुल क्लियर है यहां पर। हाँ जी, तो यहां पर बात की हमने निर्माण को लेकर, हमने बात की निर्माण किसने करवाया। इस झील का निर्माण एक पीछू नामक बंजारे ने करवाया। किसकी स्मृति में करवाया, बेल की याद में करवाया। क्या बात है, अमर हो गया यहां पर। तो इस ये बेल इतिहास में नाम इनका आ रहा है राणा लाखा के काल में। एक बार एग्जाम में प्रश्न आया था इस झील को लेकर कि पिछोला झील का निर्माण किसने करवाया। उसमें ऑप्शन दोनों थे, राणा लाखा ने, 1 नंबर ऑप्शन था राणा लाखा, 4 नंबर ऑप्शन था एक बंजारे द्वारा। तो ध्यान रखना है, झील जो है एग्जाम में प्रश्न भी पूरा पढ़ना है। प्रश्न यदि ये पूछा जाए इस झील का निर्माण किनके काल में हुआ, मतलब मेवाड़ के किस महाराणा या राणा के काल में इस झील का निर्माण हुआ, तो आपको राणा लाखा याद रखना है। यदि एग्जाम में ऐसा प्रश्न पूछ लिया जाए कि इस झील का निर्माण किसने करवाया, तो यहां पर आपको चाहे ऑप्शन दोनों दिए गए हों, लेकिन आपको ध्यान रखना है जिसने निर्माण करवाया है नाम उसी का आएगा। बिल्कुल क्लियर है सभी साथियों को। मेवाड़ से प्रणाम, आरएनटी वीएसटीसी 2019 कपासन, जय चित्तौड़ जय मेवाड़। बिल्कुल राम राम जी, बिल्कुल बात करने वाले हैं। करण जी कह रहे हैं सभी साथी एक बार क्लास को लाइक करें और शेयर जरूर करें। बिल्कुल उनकी बात रखते हुए सभी साथी क्लास को लाइक कर दें और शेयर कर दें। लाइक बिल्कुल सभी साथी करते हैं, जितने भी लाइव आते हैं दिल से लाइक करते हैं, ये चीज मैंने कंफर्म कर दी है। बिल्कुल देखता हूं मैं डेली, बिल्कुल जितने भी साथी हैं लाइक करते हैं, शेयर भी किया करें। जिस प्रकार से आप इतना प्यार प्रेम स्नेह इस क्लास को दे रहे हैं, तो लाइक के साथ साथ शेयर भी करते रहें। बिल्कुल जानकारी को आगे बढ़ाते हैं। इसके अलावा यहां पर हम बात करते हैं इस झील से संबंधित और क्या क्या एग्जाम में हमारे प्रश्न बन सकता है। तो झील के बीचों बीच या यहां पर हम ये कह सकता है झील के बीच में टापू स्थित है, टापू स्थित हैं, जिस पर जग मंदिर व जगनिवास पैलेस स्थित हैं। जगनिवास पैलेस कह दो,
जगनिवास मंदिर कह दो स्थित है। मतलब ये दो इमारतें हैं, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, ये इमारत एक नहीं है, ये दो इमारतें हैं। जग मंदिर अलग है, जगनिवास पैलेस अलग है। तो देखो यहाँ पर इसके आगे हम जग मंदिर और जगनिवास पैलेस की ही बात करने वाले हैं। तो बीच में कोई कमेंट नहीं करेगा कि सर इसका निर्माण किसने करवाया, यहाँ पर क्या घटनाएं घटी। बिल्कुल, अब वापस हम झील के ऊपर आ जाते हैं। बिल्कुल, जितना भी हम यहाँ पर पढ़ेंगे शानदार तरीके से डिवाइड करके पढ़ेंगे ताकि पढ़ना आसान हो जाएगा। यदि मैं आपको अभी कहूं कि क्या आप 10 रोटी खा सकते हो क्या, तो कोई मजबूत आदमी हो तो क्या भाई मैं तो खा लूं 10 रोटी, 10 क्या ज्यादा हो तो ही खा लूं। लेकिन एक नॉर्मल व्यक्ति है, उसकी डाइट अगर 4 से 5 रोटी है, उसको आप 10 रोटी खाने के लिए बोलोगे तो शायद वो नहीं खा सकता, वो परेशान हो सकता है। लेकिन आप उनको यह कहो कि आपको एक ऐसा समय दे दिया जाए कि 1 महीने के बाद आपको 10 रोटी खानी है, हो सकता है वो व्यक्ति आज 5 की जगह 5.25 रोटी खाना चालू करें, 2 दिन बाद 5.5 खाना चालू करें, 5 दिन बाद 6 खाना चालू करें। इस प्रकार से वो डाइट बढ़ा करके 30 दिनों में लगभग 10 रोटी खा सकता है, लेकिन एक साथ वो 10 रोटी नहीं खा सकता। इसी प्रकार से पढ़ाई का भी अपना एक नियम है। अब एक दिन साथी का कमेंट भी आया था कि सर मैं तो पढ़ूं और भूल जाऊं, मैं तो याद ही को नहीं रहे। तो उसका यही कारण है कि आप एक साथ ज्यादा पढ़ लेते हो, फिर उसको रिवाइज नहीं करते हो तो इधर उधर हो जाता है, पता ही नहीं चलता है। राणा लाखा की बात जो है वो फतेह सागर झील में आ रही है, फतेह सागर की झील की बात पिछोला में आ रही है, कभी कभी जयसमंद झील की तरफ भी चली जाती है यह बात। भाई रास्ता भटक जाए तो क्या करें। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर जितना भी आप पढ़ो ना उसको बढ़िया शानदार डिवाइड करके पढ़ो ताकि आप उसको रिवाइज भी कर सको। जैसे आपने 1 घंटा पढ़ लिया, क्या पढ़ा, 5 मिनट थोड़ा सा घूम लिए, थोड़ा प्राकृतिक समस्याओं से निवृत्त हो गए, पानी वानी पी लिया, थोड़ा माइंड को फ्रेश करने के लिए रिवाइज कर लिया। अभी मैंने जैसे ये चीज पढ़ी तो ये कैसे है क्या है, तो बिल्कुल अच्छा रहेगा। हाँ जी, जगनिवास महल में होटल संचालित है, बिल्कुल बात करेंगे। नटनी के चबूतरे की भी बात करेंगे। पोखरण की पावन धरा से नमस्कार। बिल्कुल साथी लेट जुड़े हैं, आपका स्वागत है। देवेंद्र जी सुतार, क्लास को शेयर जरूर करें। A2 राजस्थान जीके नोट्स आ चुके हैं, बिल्कुल सभी कह रहे हैं। साथियों को नमस्कार। और एक बार लाइक की संख्या और शेयर की संख्या बढ़ा दो। देखिए लाइव की संख्या आज बिल्कुल धमाके के साथ बात होने वाली है और शानदार क्लास होने वाली आज की है ना, बहुत अच्छी जानकारी आपको मिलेगी इस क्लास के माध्यम से। तो हमने बात की उदयपुर की सबसे प्राचीन और सुंदर झील है, निर्माण राणा लाखा के काल में हुआ था और एक पीछू नामक बंजारे ने इसका निर्माण करवाया था। अब यहाँ पर हम बात करते हैं झील का पुनः निर्माण या जीर्णोद्वार किसने करवाया था, है ना। पुनः निर्माण या पुनः निर्माण को ही कहते हैं जीर्णोद्वार, जीर्णोद्वार। और ये काम किया था किन्होंने, महाराणा उदय सिंह जी ने। महाराणा उदय सिंह है, महाराणा उदय सिंह जी है ना। महाराणा मेवाड़ उदयपुर दरबार वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप सिंह जी के ये कौन है, पिताश्री हैं। तो जब यहाँ पर सिटी पैलेस बनवा रहे हैं, इतने और निर्माण करवा रहे हैं, तो पहले से जो झील बनी हुई है उसको मजबूती देने के लिए उसका जीर्णोद्वार क्यों नहीं करवाएंगे। भाई अपना पहले से पुराना मकान है, मान लो अपन मकान को हटा देते हैं, उसकी जगह दूसरा भी मकान बनाते हैं, अपन देख लेते हैं कि नींवें पहले की बनी हुई बहुत ज्यादा मजबूत है, तो क्या उसका हम वापस जीर्णोद्वार नहीं करवाएंगे, क्या उनको हम कमजोर रखेंगे। तो चूंकि हम जानते हैं कि सिटी पैलेस जो है वो इसकी तलहटी क्या बिल्कुल नजदीक कह सकते हैं, किनारे कह सकते हैं, तो तलहटी या किनारों में बसे हुए हैं। तलहटी जनरली पहाड़ों की होती है, पास में एक पहाड़ी है इस झील के किनारे जिस पर मनसा माता और करणी माता का मंदिर है। बिल्कुल ये सभी पहाड़ों से घिरा हुआ है उदयपुर, बहुत सारी आसपास प्राकृतिक पहाड़ियां हैं, उन पहाड़ियों के बीच में ये झील स्थित है। तो यहाँ पर इस झील की एक पाल का निर्माण करवाया, उस पाल का निर्माण करवाया जिस पाल के यहाँ पर सिटी पैलेस बने हुए हैं। जिन साथियों ने ये झील देखी हुई है वो अच्छे तरीके से जानते हैं कि जहां पर सिटी पैलेस बना हुआ है वहां पर एक मजबूत पाल बनाई हुई है। 2 रास्ते हैं सिटी पैलेस को जाने के लिए, एक रास्ता जो है वो आता है जगदीश और दाई मंदिर की तरफ होते हुए, वो भी मेन रास्ता माना जाता है। लेकिन यदि पिछोला झील में हम कभी दूध तलाई की तरफ आए, कभी करणी माता के मंदिर की तरफ आए, इस तरफ की जो ये पाल है इस तरफ से भी सिटी पैलेस में जाने के लिए एक गेट है। ये सभी अभी वर्तमान की व्यवस्थाएं हैं, उस समय तो बिल्कुल चारों तरफ से आया जाया जा सकता था, बहुत सारे इसके दरवाजे गेट हुआ करते थे। तो यहां पर हम बात कर रहे हैं कि महाराणा उदय सिंह जी ने इस झील का क्या करवा दिया, पुनः निर्माण करवा दिया। बिल्कुल संकल्प के सभी लाडलों, क्लास को लाइक करें, शेयर करें, बिल्कुल बहुत बहुत आभारी रहेंगे। A to Z राजस्थान कह रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। क्लास रोज होती है, आप भी डेली लाइव आते हैं जी, बिल्कुल शानदार पढ़ाते हैं। विनोद जी जनवा कह रहे हैं, बिल्कुल ये तो आपका प्यार है, आप भी बहुत शानदार पढ़ते हैं इसलिए आपको अच्छा लगता है। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं पुनः निर्माण महाराणा उदय सिंह जी ने करवा दिया। अब और इससे संबंधित हमारे एग्जाम में क्या क्या प्रश्न
बन सकता है। देखो अब इसमें दो नदियों का नाम आता है कि इसमें कौन कौन सी नदियां गिरती है, तो सीसा रमा व बुजड़ा नदियां इसमें गिरती है। बिल्कुल धीरे लिखूंगा ताकि राइटिंग डिस्टर्ब नहीं हो। कभी कभी क्या थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है फास्ट लिखने में, बढ़िया आराम से शानदार लिखेंगे। सीसा रमा व बुजड़ा नदियां इसमें गिरती है। दूसरी बात, इस झील से संबंधित क्या प्रश्न पूछा जा सकता है, तो इससे पूछा जा सकता है कि किस परियोजना का संबंध इस झील से है। तो यहां पर हम बात कर लेते हैं कि सेई परियोजना का संबंध इससे है। सेई परियोजना का संबंध इससे है। तो हम सभी जानते हैं जवाई बांध जो कि मारवाड़ में स्थित एक प्रमुख बांध है, पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है। मारवाड़ का हम अमृत सरोवर भी उसे कहते हैं, लेकिन चूंकि हम सभी जानते हैं पश्चिमी राजस्थान की जो अधिकांश नदियां हैं वो 12 ना होकर के बरसाती नदियां हैं। उस बांध में पानी की कमी ना पड़ जाए इसलिए यहां से एक जल सुरंग निकाली गई है। सही परियोजना के माध्यम से उनकी जलापूर्ति को बढ़ाया जाता है ताकि उसमें गर्मियों में पानी कम ना पड़े, आसपास के क्षेत्र जिनको भी उनसे पेयजल प्राप्त हो रहा है उसमें कमी नहीं हो। बिल्कुल राणा सांगा ने इस झील का पुनः निर्माण करवाया था। बिल्कुल राणा सांगा के बाद में उदय सिंह जी ने इसका पुनः निर्माण करवा दिया था। राणा सांगा के समय की बात करें, उस समय तक तो चित्तौड़ बहुत अच्छी राजधानी हुआ करती थी, लेकिन उसके बाद में जब महाराणा उदय सिंह जी की बात करें उनके समय में परिस्थितियां विकट हो चुकी थी। पहले उनको पता था, बनवीर ने उनको वहां से निकाल दिया, उनके भाई विक्रमादित्य को मार दिया। बाद में शेरशाह सूरी ने चित्तौड़ पर आक्रमण कर दिया। क्योंकि महाराणा उदय सिंह जी जानते थे कि चित्तौड़ की जो सामरिक स्थिति है, जो राजनीतिक महत्व है, इस वजह से आए दिन यहाँ पर आक्रमण होते हैं। तो यहां से अलग हमें एक ऐसी राजधानी स्थापित करनी चाहिए जो कभी ना कभी हमारे मुसीबत में काम आ सके। हम जैसे ही मारवाड़ का इतिहास पढ़ते हैं, मारवाड़ के शासकों की हम संकटकालीन राजधानी पढ़ते हैं, लेकिन उस समय संकटकालीन राजधानी अधिकांश जो है वो कुंभलगढ़ दुर्ग हुआ करती थी। तो कुंभलगढ़ दुर्ग के अलावा भी उन्होंने अपने नाम पर एक शहर बसाया, बहुत भव्य महल बने हुए हैं। उस जमाने में ऐसे महल थे कि वो भी दुर्ग से मजबूत कम नहीं थे। अभी भी हम उनकी भव्यता देख सकते हैं। बिल्कुल विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी जो है, आगे हम बागोर की हवेली की बात करने वाले हैं, उसमें बात करेंगे। तो देखो बिल्कुल क्लियर है, पुनः निर्माण जीर्णोद्धार महाराणा उदय सिंह जी ने करवा दिया। सीसा रमा बुजड़ा नदियां इसमें गिरती है। सही योजना का संबंध क्या है, इस झील से है। अब इसके अलावा यदि हम बात करें इसके निकट या किनारे कह सकते हैं, इसके किनारे सिटी पैलेस बने हुए हैं। इसके अलावा यहां पर हम बात करते हैं बागोर की हवेली। इसके अलावा यहां पर हम बात कर लेते हैं, इसके निकट क्या है, जगदीश मंदिर जिसे सपनों का मंदिर भी कहते हैं। इसी के निकट है धाय मंदिर। स्वरूप सागर झील से टच करती है ये, स्वरूप सागर झील भी इसके निकट है। दूध तलाई इसके निकट है, दूध तलाई इसके निकट है। अब और कहां जगह बच गई जहां पर हम लिख सकें। बिल्कुल दूध तलाई इसके निकट है। इसके निकट ही करणी माता का मंदिर है, करणी माता मंदिर जो है वो इसके निकट है। और एक आप सभी की इच्छा हो रही होगी, सर ने नटनी के चबूतरे का नाम नहीं लिया, क्या मामला है। बिल्कुल, तो यहां पर हम बात करते हैं, बिल्कुल इसको छोटा कर देते हैं स्लाइड को, कोई दिक्कत नहीं है, अपने ऊपर ले लेते हैं। ये हुई ना बात, ये बात कर लेते हैं। देखें चलो, तो यहां पर बात करते हैं किनारे नटनी का चबूतरा स्थित है। नटनी का चबूतरा क्या है, इसके किनारे स्थित है। तो ये शानदार जानकारी जो थी, ये जानकारी आपको मेरे माध्यम से, संकल्प परिवार के माध्यम से आपको मिल गई है। पिछोला झील को हमने बढ़िया शानदार डिटेल से पढ़ा है। करणी माता, देखो ऐसा प्रश्न बार बार, बहुत सारे ऐसे प्रश्न आते हैं। जैसे हमने बाबा रामदेव जी के मेले पढ़े, राजस्थान में उनके बहुत सारे मेले, बहुत सारे उनके मंदिर हैं, लेकिन एग्जाम में प्रश्न, आपको हमेशा प्रश्न पढ़ना चाहिए पूरा। प्रश्न क्या कह रहा है, लैंग्वेज क्या कह रहा है। एग्जाम में प्रश्न आ जाए निम्न में से बाबा रामदेव जी का मंदिर कहां पर है, पता चला वहां पर तो रामदेवरा का ऑप्शन ही नहीं है।
हो सकता है बिराटिया खुर्द का ऑप्शन दे रखा हो, मसूरिया पहाड़ी जोधपुर ऑप्शन दे रखा हो, और भी बहुत सारे ऑप्शन हो सकते हैं। लेकिन अगर ऐसा प्रश्न आ जाए मान लो आपके सामने, तब आपको प्रश्न को क्या करना है, पूरा पढ़ना है और फिर आंसर देना है। जैसे प्रश्न आया राजस्थान में करणी माता का मंदिर कहां पर है, हो सकता है देशनों ऑप्शन में नहीं हो, लेकिन मान लो ऑप्शन उदयपुर भी हो और प्रश्न ये हो राजस्थान में सबसे प्रसिद्ध करणी माता का मंदिर कहां पर है, तो सबसे प्रसिद्ध चूहों वाली देवी के नाम से देशनोक बीकानेर में मंदिर है। बिल्कुल इस प्रकार से जब प्रश्न आता है ना, क्लियर हो जाना चाहिए। जल की कमी के लिए, हाँ वो इसमें कमी नहीं होती, इस झील में कमी नहीं होती, इसमें बहुत सारा पानी है। उदयपुर में पानी की कोई कमी नहीं है, मानसून बढ़िया 3 महीने बरसता है, बहुत बड़ी झील है, चारों तरफ पहाड़ियों से घिरी हुई है, इसलिए यहाँ पर पानी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा लेवल है पानी का। शहर को पेयजल भी इससे प्राप्त होता है और सही परियोजना के माध्यम से जवाई बांध को भी हम दे रहे हैं पानी। जी बिल्कुल। दूध तलाई के निकट बंजारा ने क्या करवाया निर्माण, क्या करे, मनसापूर्ण माता करणी माता जो है, बिल्कुल यहाँ पर उनकी भी हम बात करेंगे, मंदिरों में उनकी हम बात करेंगे। जनरली ये जो झील आपको दिख रही है, ये इधर से फोटो लिया गया है, ये शहर का कुछ दृश्य है। और यहीं पर यदि हम बात करें, ये जो एरिया देख रहे हो ना आप ग्रीन वाला, ये पहाड़ी एरिया है, ये वही पहाड़ी एरिया है। यहीं पर वो दूध तलाई है और इसी के निकट वो बड़ी पहाड़ी है जहां पर करणी माता और मनसा माता का मंदिर है, और वहां पर रोप वे भी बना हुआ है। बिल्कुल यहाँ पर क्लियर है सभी साथियों को। हाँ जी, अब बढ़ते हैं आगे। अब बात करते हैं जग मंदिर और जग निवास पैलेस की। भाई देखो, सबसे पहले तो ये याद रखें, ये 2 इमारतें हैं, है ना, जग मंदिर और जग निवास पैलेस। तो ये 2 इमारतें हैं, दोनों अलग अलग इमारतें हैं, हमने बात की, बीच में 2 टापू है। अब इन दोनों का निर्माण जो है वो अलग अलग व्यक्तियों के द्वारा करवाया गया। निर्माण प्रारंभ करवाया था महाराणा कर्ण सिंह जी ने। महाराणा कर्ण सिंह जी द्वारा, महाराणा कर्ण सिंह जी द्वारा क्या है, निर्माण प्रारंभ करवाया गया। निर्माण पूर्ण किसने करवाया, निर्माण पूर्ण की बात करते हैं महाराणा जगत सिंह फर्स्ट। अब यहां पर आपको ध्यान रखना है, जग मंदिर जो है ये कोई मंदिर नहीं है जिसमें कोई मूर्ति बनी हुई है। ये क्या, एक इमारत है, एक भवन है जो महाराणा ने अपने निवास के लिए बनवाया था, लेकिन खुद के निवास में काम कम आया, दूसरे लोगों को यहां पर निवास में रखने के लिए ज्यादा काम में ये लिया गया था। बिल्कुल, तो यहां पर क्लियर है, महाराणा कर्ण सिंह जी ने अपने कार्यकाल में 1628 में इसको निर्माण कार्य करना प्रारंभ किया। निर्माण पूर्ण होने से पूर्व उनकी मृत्यु हो गई। बाद में उनके उत्तराधिकारी, उनके मतलब पुत्र जो है जगत सिंह जी, जो कि महाराणा राज सिंह जी के पिता हैं, इन्होंने इसको क्या करवाया, पूर्ण करवाया। लेकिन यदि हम इस जग निवास पैलेस की बात करें तो इसका निर्माण जो है, इसका निर्माण महाराणा जगत सिंह जी ने करवाया। महाराणा जगत सिंह है, और ये जगत सिंह जी कौन से, 2nd नंबर के जगत सिंह जी। अरे भाई, जब भी किसी व्यक्ति का नाम अच्छा हो, उस व्यक्ति के कर्म यदि अच्छे हो ना, तो बिल्कुल एटो राजस्थान जितने भी साथी लाइव चल रहे हैं, बढ़िया मिलकर के शेयर सपोर्ट कर रहे हैं, उन सभी साथियों का आभार भी प्रकट कर रहे हैं। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार से प्यार प्रेम और स्नेह जो है अपने इस परिवार के प्रति आप सभी साथियों का बना रहे। क्लास को लाइक करते रहें और शेयर भी करते रहें। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं महाराणा जगत सिंह जी। जैसे मैं आपको बात बताऊं, आज के समय में जैसे भगवान श्री राम का नाम है, इधर पश्चिमी राजस्थान में आप किसी भी व्यक्ति का नाम देखोगे ना, तो उसके साथ नाम के साथ राम लगा हुआ मिलेगा। जैसे जोगा राम, मीठा राम, हड़ंता राम, बहुत सारे प्रकार के आपको नाम मिलेंगे जिसके पीछे नाम राम मिलेगा। कारण क्या था कि जब भी व्यक्ति जैसे सुबह उठता था, अपने बच्चे को बुलाता था कि फलाना व्यक्ति इधर आ, तो उसके साथ राम नाम जब लिया जाता था तो भगवान का नाम ले लिया जाता था। आज जैसे हम बात करें रावण, रावण के नाम कितने हैं, कितने लोग हैं जिनका नाम रावण है, मुश्किल से कोई 5-10 होंगे उस प्रवृत्ति के जिनके नाम वैसे होंगे। लेकिन भगवान श्री राम, रामलाल, गांव में आप किसी भी गांव में चले जाओ 50 रामलाल मिल जाएंगे। क्यों भाई, परंपरा रही है उस समय से। तो यहां पर हम बात करते हैं कि जो व्यक्ति प्रमुख व्यक्ति है, जिन्होंने अच्छे काम किए हैं, तो उनके नाम से दूसरे व्यक्तियों का भी नाम होता है। जैसे विवेकानंद जी, दयानंद सरस्वती जी, ऐसे महापुरुष हुए हैं, हम उनके बारे में पढ़ते हैं। भगत सिंह जी, तो उनके बारे में हम पढ़ते हैं। जो लोग उनसे इंस्पायर हैं, अपने बाल बच्चों का नाम भी उनके नाम पर रख देते हैं।
तो जैसे कि मेवाड़ के अंदर हम इतिहास पढ़े, चाहे किसी भी राजवंश का हम जब इतिहास पढ़े, उसमें हम शासकों का क्रम पढ़ते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। तो ऐसा नाम उस समय नहीं होता था कि ये जगत सिंह जी फर्स्ट है, ये जगत सिंह जी सेकंड है। ये नाम जनरली फर्स्ट सेकंड जो है, कि इतिहासकारों ने कंफ्यूजन दूर करने के लिए कि भाई महाराणा प्रताप फर्स्ट जो है वो महाराणा प्रताप हैं जिन्होंने हल्दी घाटी का युद्ध किया था। उनके बाद भी महाराणा प्रताप सिंह जी और कोई हो गए मान लो, तो वो प्रताप सिंह जी सेकंड कहलाएंगे। दोनों के बीच में कोई कंफ्यूजन मतभेद ना हो, इसलिए इतिहासकारों ने ये नाम दिया है। तो ये महाराणा जगत सिंह जी वो जगत सिंह जी हैं जो कर्ण सिंह जी के पुत्र हैं। ये जगत सिंह जी जनरली इनके बाद का इनका कार्यकाल आता है। ये जग निवास पैलेस जो है इसका निर्माण कौन करवाते हैं? महाराणा जगत सिंह जी सेकंड करवाते हैं। तो यहां तक तो क्लियर है, ये जग मंदिर है और ये जग निवास पैलेस है। अब यहां पर हम बात करते हैं कि जो जग मंदिर है, यहां पर शहजादा खुर्रम ने अपने विद्रोह काल में शरण ली। तो शहजादा खुर्रम जो कि बाद में शाहजहां के नाम से शासक बनता है, वो जगत सिंह जी के समय यहां आकर के, मतलब कर्ण सिंह जी के समय आके जब इनका निर्माण प्रारंभ भी हो रहा है, और वहां पर आकर के पगड़ी बदल के भाई हो जाते हैं, और यहां के वो क्या कर लेता है? शरण ले लेता है, क्योंकि उन्होंने अपने पिता जहांगीर के खिलाफ क्या कर रखा था? विद्रोह कर रखा था। और इस जग मंदिर की सुंदरता की बात करें तो इसकी सुंदरता से प्रभावित होकर ऐसा इतिहासकार कहते हैं कि आगे शाहजहां जो है, जब खुर्रम शाहजहां के नाम से शासक बन जाता है, तो वो भी इस इमारत की सुंदरता से प्रभावित होकर के ऐसे ही एक इमारत और बनाता है जो कुछ इससे मिला जुला इसका रूप है, और वो है ताजमहल। एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है कि ताजमहल बनाने की प्रेरणा शहजादा खुर्रम को या शाहजहां को राजस्थान की किस इमारत को देखकर मिली? तो वो था आपका जग मंदिर। क्लियर है? इसके बाद में यदि हम बात करें तो जग निवास, चूंकि दोनों इमारतें हैं, रिहायशी इमारतें हैं, तो नेक्स्ट यहां पर हम बात कर लेते हैं कि 1857 की क्रांति में, 1857 की क्रांति में नीमच से भाग कर आए अंग्रेजों को यहां शरण दी गई। तो यहां पर हम बात करें 1857 की क्रांति के समय अंग्रेज जो थे नीमच से भागकर डुंगला आ गए थे, वहां से वापस उनको जब सुरक्षित यहां उदयपुर लाया गया तब उनको यहां पर शरण दी गई थी। अब यहां पर यदि हम बात करें तो जग मंदिर और जग निवास पैलेस जो है ना, ये क्या है? 5 सितारा होटल है, 5 स्टार होटल हम इसे कह सकते हैं। 5 सितारा होटल। और यदि हम जग निवास और जग पैलेस की बात करें, इसी से समानता लिए हुए जो कोटा के जल महल हैं वो भी इसके बिल्कुल समान बने हुए, इनके जैसे ही बने हुए हैं जी। बिल्कुल 1857 की क्रांति के समय अंग्रेजों को यहां पर शरण दी। एग्जाम में पूछा जा सकता है कि राजस्थान की वह कौन सी इमारत है जहां पर 1857 की क्रांति के समय नीमच से भाग कर आए हुए अंग्रेजों को क्या है? शरण दी गई थी। बिल्कुल क्लियर है यहां पर सभी साथियों को जी? बिल्कुल। तो ये थी बात जग मंदिर से, जग निवास से। इनके निर्माण के बारे में पूछा जा सकता है, निर्माण किसने करवाया? तो इसका निर्माण एक शासक का नाम आए तो कर्ण सिंह जी, दो का नाम आ जाए तो जगत सिंह जी ने पूर्ण करवाया, कर्ण सिंह जी ने प्रारंभ करवाया था। ये दोनों इमारतें अलग है, इसका निर्माण बाद में हुआ था, सबसे पहले इसका निर्माण हुआ था, है ना। शहजादा खुर्रम जब आते हैं तब यहाँ पर एक ही इमारत थी, वो थी जग मंदिर। उसके बाद में महाराणा जगत सिंह जी जो है उन्होंने अपने निवास के लिए एक अलग से बनवाया जिसका नाम था जग निवास पैलेस। वर्तमान में आरटीडीसी ने या पर्यटन विभाग की तरफ से राजस्थान सरकार ने अपने इसको अंडर में ले रखा है और इसको 5 सितारा होटल में क्या कर रखा है? तब्दील कर रखा है। बहुत सारी सेलिब्रिटी जो है वो यहाँ पर आए दिन आती रहती है। नेक्स्ट बात करते हैं बागोर की हवेली की, है ना। तो बागोर की हवेली की बात करें तो सबसे पहले यहाँ पर नीचे हम नोट लगाकर लिख सकते हैं, नोट बागोर का किला। बागोर का किला कहां पर है? बागोर स्थान भीलवाड़ा के अंदर है और किला जो है वो कहां पर है? खेतड़ी के अंदर है।
और यहां पर यदि हम इस सभ्यता की स्थल की बात करें तो ये क्या है, एक सभ्यता स्थल है, सभ्यता स्थल। तो एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है, कंफ्यूज नहीं होना है। बागोर की हवेली उदयपुर में है, भीलवाड़ा में नहीं है, जबकि बागोर नामक स्थान जो है वो पड़ता है भीलवाड़ा में, जो कि एक प्राचीन सभ्यता स्थल है, पाषाण कालीन सभ्यता स्थल है। और यहां पर हम बात करें बागोर का किला जो है वो कहां पर है, वो खेतड़ी झुंझुनू के अंदर पड़ता है। क्लियर है। बागोर से संबंधित 3 फैक्ट थे यहां पर। अब यहां पर हम बात करते हैं इस हवेली का निर्माण किसने करवाया, तो अमरचंद बड़वा द्वारा निर्मित, अमरचंद बड़वा द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। इसके बाद में यदि हम बात करें तो यहां पर पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र यहां संचालित, पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र जो है वो पश्चिमी भारत जो है उसकी संस्कृति को संरक्षण देने का कार्य करता है। और इसी के द्वारा पश्चिमी संस्कृति को संरक्षण देने के लिए हवाला गांव, जिसे कि हम एक क्या कहते हैं, शिल्प ग्राम कहते हैं, उसकी स्थापना भी इसी केंद्र के द्वारा की गई थी, जो कि एक कृत्रिम बसाया हुआ गांव है। इसके अलावा यहां पर हम बात करते हैं कि यहां पर पगड़ियों का संग्रहालय स्थित है। यहां पगड़ियों का संग्रहालय स्थित है। और संग्रहालय स्थित है इसका मतलब विभिन्न प्रकार की पगड़ियां जो है यहां पर प्रदर्शित की गई है। सापा जोधपुर की आन बान शान है, हमारे राजस्थान की आन बान शान है, हमारे भारत की आन बान शान है, क्योंकि राष्ट्रीय पोशाक में वो शामिल है। कोट पैंट के साथ सापा पहनने की परंपरा है। जबकि हम पगड़ियों की बात करें तो मेवाड़ी पगड़ी प्रसिद्ध है, मेवाड़ की आन बान शान, हमारे राजस्थान की आन बान शान। पगड़ी और सापे में थोड़ा सा अंतर होता है। कुछ दिनों पहले मैंने एक क्लास ली थी, उसमें टेक्निकल टीम के द्वारा जो मुझे पहनाया गया, जिसके पीछे एक लटकता हुआ कपड़ा था, वो सापा होता है। जबकि ये पगड़ी जो है ये देखो गोल आकार की बनी हुई है, तो ऐसे गोल आकार में बनी हुई होती है वो पगड़ियां। लेकिन यदि साफे की बात करें तो साफा जनरली इस प्रकार से क्या है, इसके यहाँ लटकता हुआ कपड़ा भी होता है और साफा ये ऐसे बनता है। ये है साफा और ये है पगड़ी। तो यहाँ पर पगड़ियों का क्या है, संग्रहालय है। विभिन्न प्रकार की पगड़ियां जो है वो यहां पर क्या है, प्रदर्शित की गई है। और सबसे बड़ी बात, विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी, विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी यहां रखी हुई है। और यदि हम उदयपुर की बात करें तो 2 प्रमुख हवेलियां, एक है बाफना की हवेली व धाबाई की हवेली। धा भाई नहीं है, धाबाई है। धाबाई की हवेली भी उदयपुर के अंदर है, उदयपुर में है। तो एग्जाम में यदि आपको प्रश्न पूछ लिया जाए कि भाई राजस्थान में बाफना की हवेली कहां पर है और धाबाई की हवेली कहां पर है, तो ये हवेलियां भी उदयपुर में है। जबकि बागोर की हवेली ये भी उदयपुर में है, जहां पर पगड़ियों का संग्रहालय है। विभिन्न प्रकार की पगड़ियां यहां पर प्रदर्शित की गई है। बिल्कुल प्रचार के लिए भी लोग आते हैं, खरीदते हैं, पहनते हैं। उन्हें मेवाड़ी आन बान शान और गर्व का यहाँ पर अनुभव करवाया जाता है। पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र भी यहाँ पर संचालित है। ये प्रमुख रूप से क्या है, बिल्कुल यहाँ पर स्थित एक विशेष प्रकार की जानकारी आपको दी गई। बिल्कुल देव की लाडली कविता जी गुज्जर कह रहे हैं बहुत शानदार कंटेंट है और बहुत शानदार क्लास चल रही है। बिल्कुल पूरे दिन मेहनत की जाती है। शाम को 1 घंटे की क्लास लेने के लिए मैं पूरे दिन रिसर्च करता रहता हूं कि क्या क्या नया फैक्ट दिया जा सके। क्योंकि ये जो क्लासें चल रही है ना, जिला दर्शन की बड़ी ऐतिहासिक क्लासें चल रही है। इतना शानदार कंटेंट अब तक किसी ने नहीं पढ़ाया है, अब तक इतना ज्यादा कंटेंट किसी ने नहीं दिया है। और मेरा अपना विश्वास है कि जिस दिन ये जिला दर्शन की सीरीज पूरी कंप्लीट होगी उस दिन शायद ही साथियों का कोई ऐसा प्रश्न होगा कि सर ये जो टॉपिक था, ये पॉइंट था, आपने इस जिले में नहीं पढ़ा है। उदयपुर को हम जनरली 6 पार्टों में पढ़ रहे हैं।
अब 6 पार्ट में पढ़ने के बाद क्या बचेगा। इससे पहले हमने सामान्य परिचय की बात कर ली, इतिहास की बात कर ली, आज हम जिलों की बात कर रहे हैं, कल हम वापस मंदिरों की बात करेंगे। इसके बाद बचे कुछ जानकारियां, जिसमें महल, कुछ बच गए मंदिर, और भी कोई जानकारी होगी उसकी हम बात करेंगे। बिल्कुल सभी साथी क्लास को शेयर भी करें और एक बार टेक्निकल टीम आंकड़ा भी दिखाएं शेयर की क्या स्थिति चल रही। बहुत बढ़िया, सभी साथी बहुत अच्छा देख रहे हैं क्लास को, बहुत अच्छा लग रहा है। लाइक भी करें और शेयर करना ना भूलें। बिल्कुल, तो यहां पर हमने भागोर की हवेली से संबंधित बात कर ली है। इसके बाद में नेक्स्ट आ जाते हैं हम फतेह सागर झील के ऊपर। बिल्कुल, तो यहां पर अब आ जाते हैं बिना वक्त गवाए फतेह सागर झील के बारे में। फतेह सागर झील की यदि हम बात करें, निर्माण किसने करवाया। निर्माण, तो निर्माण जनरली आता है 1687 के आसपास की, यहां पर हम बात कर लेते हैं। इसका निर्माण जो है वो करवाया जाता है महाराणा जय सिंह जी के द्वारा, है ना। महाराणा जय सिंह जी, सवाई जय सिंह जी जयपुर वाले, और महाराणा जय सिंह जी कौन, हमारे मेवाड़ वाले। इन्होंने निर्माण करवा दिया। पुनः निर्माण किसने करवाया, तो पुनः निर्माण करवाया था महाराणा फतेह सिंह जी ने, महाराणा फतेह सिंह जी ने, फतेह सिंह जी ने इसका पुनर्निर्माण करवा दिया। इसके अलावा यदि हम बात करें इसकी आधारशिला किसने रखी, नींव किसने रखी थी, तो एक व्यक्ति जिसका नाम है ड्यूक ऑफ कनॉट, ड्यूक ऑफ कनॉट जो है, उन्होंने इसकी आधारशिला रखी। इस वजह से इसे कनॉट बांध भी कहते हैं। कनॉट बांध की यदि हम बात करें तो वो भी इसी झील को कहा जाता है। बहुत ही प्रसिद्ध झील है। झील के बीच में क्या है, टापू, और टापू में क्या है तो उसकी बात कर लेते हैं। टापू है झील के बीच में। यहां पर नेहरू उद्यान, यहां पर नेहरू उद्यान व सौर वेधशाला, सौर वेधशाला स्थित हैं। तो यहां पर ध्यान रखें, जैसा कि जयपुर में जो स्थित सौर वेधशाला है उसका एक प्रॉपर नाम है, और वो क्या नाम आता है, वो नाम आता है जंतर मंतर। तो जंतर मंतर क्या है, जंतर मंतर भी एक सौर वेधशाला है। यहां पर भी एक सौर वेधशाला 1975 में यहां पर स्थापित की गई। इसे देवाली तालाब, कनॉट बांध भी कहते हैं। बहुत बढ़िया। तो यहां पर हम बात कर रहे हैं कि बिल्कुल इसकी डेट जो है वो लगभग 1686-87 दोनों आती है, एक ही बात है। तो यहां पर टापू पर क्या है, नेहरू उद्यान है, सौर वेधशाला स्थित है। और यहां पर यदि हम बात करें कि सौर ऊर्जा से संचालित, सौर ऊर्जा संचालित, सौर ऊर्जा संचालित नाव है। तो यहां पर बात करें सौर ऊर्जा संचालित नाव यहां चलती है, यहां चलती है। तो ये एक प्रमुख जानकारी थी इससे संबंधित। फतेह सागर झील निर्माण किसने करवाया, महाराणा जय सिंह जी ने। पुनर्निर्माण महाराणा फतेह सिंह जी ने। ड्यूक ऑफ कनॉट ने इसकी नींव रखी, इस वजह से इनके नाम से इसका कनॉट बांध नाम पड़ गया। टापू है इस झील के बीच में जिसका नाम है नेहरू उद्यान और सौर वेधशाला। जनरली साथियों को टापू के बारे में कंफ्यूजन हो तो मैं कंफ्यूजन दूर कर देता हूं। टापू वह जगह होती है जो चारों तरफ पानी भरा होता है, बीच में उभरी हुई जो पहाड़ी नुमा क्षेत्र होता है उसे टापू कहा जाता है। बिल्कुल क्लियर है यहां पर। हाँ जी, तो यहां पर हमने बात की है। तमन्ना जी कह रहे निगाहों में मंजिल थी, गिरे गिरे संभलते रहे, हवाओं ने बहुत कोशिश की मगर चिराग आंधियों में भी जलते रहे। बिल्कुल हाँ जी। तो यहाँ पर सौर ऊर्जा संचालित नाव भी यहाँ पर चलती है। और क्या विशेषता इससे संबंधित हो सकती है, तो निकट ही मोती मंगरी, निकट ही मोती मंगरी, सहेलियों की बाड़ी, सहेलियों की बाड़ी। और यहां पर हम बात करते हैं स्वरूप सागर झील, स्वरूप सागर झील। और यहां पर हम बात करें शिल्पग्राम, शिल्पग्राम स्थित है। तो यहां पर ये कुछ महत्वपूर्ण और प्रमुख जानकारी जो थी वो हमने फतेह सागर झील के संदर्भ में ली। अब नेक्स्ट बात करते हैं
महाराणा प्रताप स्मारक की ध्यान रखें। मोती मंगरी जो है वो जनरली उदयपुर में है। जब भी कभी मंगरा नाम का शब्द आ जाए ना, तो मंगरा का मतलब क्या होता है, पहाड़ या ऊंचे ऊंचे डूंगर, वो मेवाड़ में कहते हैं। डूंगरी जब भी कभी नाम आ जाए, मोती डूंगरी, बड़वा डूंगरी, सील की डूंगरी, तो ये सभी जगह कहां पर है, जयपुर के अंदर स्थित है। तो यहां पर बात करते हैं, ये स्मारक कहां पर है, मोती मंगरी पर स्थित है। मोती मंगरी नहीं है, मोती मंगरी पर स्थित। और ये मोती मंगरी कहां पर है, ये फतेह सागर झील के निकट है। फतेह सागर झील के किनारे कह दो, या फिर आप निकट कह सकते हैं, निकट या किनारे। और यहीं पर एक जापानी रॉक गार्डन बना हुआ है। यहां पर क्या है, जापानी रॉक गार्डन। विभिन्न प्रकार के पत्थर जो है, रॉक का मतलब होता है पत्थर, जापानी पद्धति से यहाँ पर जापानी रॉक गार्डन जो है वो यहाँ पर बनाया गया है। और ये देखो महाराणा प्रताप की यहाँ पर एक भव्य प्रतिमा जो है, अश्व पर सवार है, चेतक घोड़े की सवारी करते हुए बनाई गई है। पर्यटक यहाँ पर आते हैं और बड़ा ही लुत्फ यहाँ पर लेते हैं। सहेलियों की बाड़ी की यदि हम बात करें, लोकेशन कहां पर पड़ती है इसकी, फतेह सागर झील की तलहटी पर है ये। फतेह सागर झील के निकट, फतेह सागर झील के ये निकट है। दूसरी बात, निर्माण किसने करवाया इसका, निर्माण, तो इसका निर्माण करवाया था महाराणा संग्राम सिंह, है ना, संग्राम सिंह सेकंड है। ये महाराणा संग्राम सिंह सेकंड है। राणा संग्राम सिंह जो है वो फर्स्ट है, जिन्हें हम राणा सांगा के नाम से भी जानते हैं। बिल्कुल, यहां पर बात कर रहे हैं, निर्माण महाराणा संग्राम सिंह सेकंड ने करवाया, अपनी पुत्री के खेलने के लिए करवाया था। सहेलियों की बाड़ी फतेह सागर झील के निकट स्थित है। नेक्स्ट बात करते हैं स्वरूप सागर की और उदय सागर की। उदय सागर की जनरली बात हम कल कर चुके हैं, फिर भी यहां पर हम थोड़ी सी आज बात कर लेते हैं। स्वरूप सागर की बात करें, इसे रंग सागर भी कहते हैं, रंग सागर भी कहते हैं। और ये नाम जो है प्राचीन या पुराना नाम है इसका, पुराना नाम। तो यहां पर हम बात करते हैं कि स्वरूप सिंह जी ने अपने नाम पर इसका नाम क्या कर लिया, पुनः निर्माण स्वरूप सिंह जी ने करवाया और अपना नाम स्वरूप सागर करवा दिया। तो यहां पर बात करें, यह एक झील ने होकर जलाशय है। अब झील में जलाशय में अंतर होता है, बांध में भी अंतर होता है। झील ने होकर जलाशय है जो फतेह सागर व पिछोला को जोड़ता है या जोड़ती है, एक ही बात है। तो यहां पर ये एक ऐसा जलाशय है भाई, इस तरफ तो पिछोला झील और इस तरफ बात करें तो फतेह सागर झील, दोनों को क्या कर दिया, जोड़ दिया गया है। ताकि क्या है कि मान लो जब कभी पिछोला झील में पानी की कमी पड़े तो फतेह सागर बांध जो है, फतेह सागर झील जो है वो पूरी तरीके से भरा रहता है। उस तरफ से स्वरूप सागर में होते हुए पानी किस तरफ आ जाएगा, वो पानी आ जाएगा पिछोला झील में। जब कभी पिछोला झील में पानी की आवक, चूंकि सीसाराम और बुजड़ा नदियां उसमें गिरती है, तो उस तरफ पानी की आवक ज्यादा होगी तो पानी किस तरफ आ जाएगा, इस तरफ। और दोनों में जब पानी की आवक ज्यादा हो जाएगी तो चूंकि हम इसे कनौट बांध भी कह रहे हैं, यहाँ पर गेट भी लगे हुए हैं, रपट भी बनी हुई है, तो वहां से थोड़े से गेट खोल दिए जाएंगे, थोड़ा सा पानी इधर सहेलियों की बाड़ी की तरफ निकल जाएगा, ताकि बांध पूरी तरीके से भरे रहे, लबालब भरे रहे और फूटने की नौबत नहीं आए। बिल्कुल क्लियर है यहाँ पर। नेक्स्ट बात करें उदय सागर झील की, निर्माण किसने करवाया, उदय सिंह जी ने इसका निर्माण करवाया था। तो निर्माण महाराणा उदय सिंह जी द्वारा निर्मित। कल बात कर चुके हैं, आयड़ नदी गिरती है, आयड़ नदी गिरती है, वह बेड़च के नाम से, वह बेड़च के नाम से निकलती है। तो बिल्कुल यहां पर क्लियर है, स्वरूप सागर झील और उदय सागर झील। और अब बहुप्रतीक्षित जिस झील के बारे में हम इंतजार कर रहे थे, राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम मीठे पानी की जो झील है वो है आपकी जयसमंद। और निर्माण हुआ था इसका कब बात करते हैं, किसने करवाया था, बिल्कुल यहां पर क्लियर जानकारी इससे संबंधित लेते हैं। तो यहां पर हम बात करते हैं इस झील का जो निर्माण है वो
निर्माण निर्माण किसने करवाया? तो निर्माण महाराणा जय सिंह जी ने। ये वही जय सिंह जी हैं जिन्होंने फतेह सागर के झील का मूल निर्माण करवाया था महाराणा जय सिंह जी द्वारा। और निर्माण जो है वो जनरली कब आता है? 1687 से लेकर लगभग 1691 या 92 तक इसका निर्माण कार्य चलता रहता है। बहुत बड़ी झील है। यहां पर बात करें राजस्थान की सबसे बड़ी झील, राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की कृत्रिम झील, मीठे पानी की कृत्रिम झील एग्जाम में पूछ लिया जाए। राजस्थान में सबसे खारे पानी की झील कौन सी है? पंचपदरा झील, जिसमें 98% क्या पाया जाता है? NaCl मतलब सोडियम क्लोराइड पाया जाता है, जो कि खाने के लिए सर्वोत्तम नमक माना जाता है। एशिया की सबसे बड़ी या राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम मीठे पानी की जो झील है वो यही मानी जाती है। इसे हम दूसरी की उपमा भी देते हैं, लेकिन राजस्थान के संदर्भ में जब हम पढ़ते हैं तो ये राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील मानी जाती है। और कैटेगरी कौन सी? कृत्रिम। यदि एग्जाम में प्रश्न आ जाए राजस्थान की सबसे ऊंचाई पर स्थित कौन सी झील है? नकी झील है, जो कि माउंट आबू सिरोही में है। राजस्थान की सबसे बड़ी झील कौन सी है जिसमें खारे पानी मीठे पानी कुछ नहीं पूछा? सांबर झील उसके अंदर होगी और कैटेगरी होगी खारे पानी की। राजस्थान में सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? तो भी सांबर। राजस्थान की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो भी सांबर। लेकिन यहां पर नाम यदि मीठे पानी का आ जाए तो यहां पर आपको क्या आंसर देना है? जयसमंद देना है। इसके बाद में दूसरी सबसे बड़ी मीठे पानी की जो झील है वो राजसमंद झील है, राजसमंद जिले में है। महाराणा राज सिंह जी के द्वारा बनाई गई और ये बनवाई गई थी महाराणा जय सिंह जी के द्वारा। तो क्लियर है, राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की कृत्रिम झील ये मानी जाती है। यहां पर बात करें इस झील के बीचों बीच क्या है? टापू। झील के बीच में है टापू, और टापू के अंदर बड़ा वाला टापू कौन सा है और छोटा वाला टापू कौन सा है? तो बड़ा वाला टापू है, छोटा तो है प्यारी और बड़ा है बाबा का भांगड़ा, बाबा का भांगड़ा। और टोटल टापू कितने हैं? टोटल टापू की संख्या है 7। अब टापू क्या होते हैं? वही वाली बात, पानी के बीच में जो उभरा हुआ बाग है, उभरा हुआ स्थान जो है उसे हम टापू के नाम से जानते हैं। यहाँ पर बहुत सारे टापू। अभी ये देखो झील, अभी यहाँ पर इधर फोटो कटा हुआ है लेकिन इस तरफ भी पानी है। ये झील बहुत सारी फैली हुई है, बीच में इस तरह के देखो छोटे बड़े टापू हैं जहाँ पर जनजाति मतलब भील जनजाति जो है वो निवास करती है। यहाँ पर बहुत सारी इमारतें भी बनी हुई है। ये यहाँ पर देखो आपको एक इमारत दिख रही है। ये इमारत कौन सी है? ये है यहाँ पर आइसलैंड रिसोर्ट, आइसलैंड रिसोर्ट, आइसलैंड रिसोर्ट। इसके अलावा यदि हम बात करें चित्रित हवा महल, आइसलैंड रिसोर्ट, चित्रित हवा महल, रूठी रानी का महल, रूठी रानी का महल यहां स्थित। अब यहां पर रूठी रानी का मतलब ये वो वाली रूठी रानी नहीं जिसका नाम था ताराबाई, जो कि पृथ्वीराज सिसोदिया की पत्नी थी। वो भी बीच में एक बार उनसे रूठ गई थी और कहां जाके रही? इधर अपने मैनाल की तरफ कुछ महल बने हुए उस तरफ जाकर रहती है। उसके बाद मालदेव की जो पत्नी है रूठी रानी उमा दे, वो तारागढ़ दुर्ग में रहती है। और यह महल बनाए थे अरी सिंह जी ने, जो कि मेवाड़ राजवंश से संबंधित है। उनकी रानी कुछ समय तक रूठ कर यहाँ रही। तो ये रूठी रानी के जो महल है वो यहाँ पर बने हुए हैं। बिल्कुल क्लियर? हाँ जी। तो रूठी रानी के महल यहाँ पर बने हुए हैं। आइसलैंड रिसोर्ट यहाँ पर है। चित्रित हवा महल भी यहाँ पर है। सिर्फ हवा महल की बात करें तो वो जयपुर में है। यहाँ पर चित्रित हवा महल है। अब यहाँ पर बात करें, इससे 2 नहरें निकाली गई है, नहरें, और नहरों का क्या नाम है? श्यामपुरा, श्यामपुरा। नहरों का नाम है श्यामपुरा व भाट नहर, श्यामपुरा व भाट नहर इससे निकाली गई है। यदि हम इस झील की बात करें, झील के थोड़ा दूरी पर, या हम बात कर लेते हैं झील से कर लेते हैं, झील से
थोड़ी थोड़ी दूरी पर लसाड़िया का पठार स्थित हैं। तो यहाँ पर ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारी थी जो कि जयसमंद झील के बारे में थी। राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील मानी जाती है। निर्माण जय सिंह जी ने इसका करवाया था। लगभग ये उदयपुर शहर से 70 से 75 किलोमीटर जो है वो डूंगरपुर सलूम्बर रूट पर ये मानी जाती है। लसाड़िया का पठार यहीं पर है, कटा फटा पठार है लसाड़िया का पठार। इस झील की बात करें तो यहाँ पर 7 टापू है। अब चूंकि उदयपुर शहर से दूर है, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए यहाँ पर मेवाड़ की कहते हैं कि ग्रीष्म काल के समय में जय सिंह जी जाकर यहाँ पर निवास करते थे। और वो कौन सी जगह थी? वो आइसलैंड रिसोर्ट, जो कि उस समय जल महल बने हुए थे। वर्तमान में आरटीडीसी ने अपने अंडर में ले रखे हैं और यहाँ पर पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए विदेशी पर्यटक आते हैं। उनका मन करे भाई हम तो यहाँ पर नाइट यहाँ विजिट करेंगे, यहीं रुकेंगे झील के यहाँ, तो उनके रुकने की, खाने पीने की सारी व्यवस्थाएं आरटीडीसी होटल के पर्यटन विभाग के द्वारा यहाँ पर संचालित है। निकट ही पहाड़ी पर चित्रित हवा महल है और यहीं पर रूटी रानी का महल है। ये रूटी रानी हरि सिंह जी की पत्नी हुआ करती थी। इनका संबंध उमा देवी से नहीं है, इसका संबंध तारा देवी या ताराबाई से भी नहीं है। इससे 2 नहरें निकाली गई है जो कि श्यामपुरा और बाट नहर है। इस झील में छोटे बड़े कितने टापू है? 7 टापू है, जिसमें से बड़ा टापू बाबा का भांगड़ा है और छोटा प्यारी है। तो ये जानकारी थी आपको जयसमंद झील के संदर्भ में। उदयपुर नगर में नहीं है, ये उदयपुर नगर से बाहर है ये बिल्कुल। हाँ जी, लगभग 45-50 किलोमीटर, लेकिन मैंने वहां पर एक वो लगा हुआ था पत्थर, उसमें देखा था तो लगभग 60-65 किलोमीटर से ज्यादा ही था। किताबों में भी 70 के आसपास दे रखा है, तो लगभग इतना ही होगा, है ना। हो सकता है झील चल के पास आ गई हो कि मेरे को भी उदयपुर झील में जाना है, पिछोला के पास रहूंगी मैं, इतना दूर क्यों बनाया मेरे को। अब मैं उदयपुर नगर के पास रहूंगी तो ज्यादा पर्यटक मुझे देखने के लिए आएंगे। हो सकता है इस वजह से भी दूरी घटती जा रही हो सकता है ना, झील चल के थोड़ी पास आ रही हो। हाँ जी। तो और सबसे बड़ी बात जो है, ये झील किस नदी पर बनी हुई है, ये एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। बड़ी गोमती नदी पर बनी हुई है, बड़ी गोमती पर निर्मित बड़ी गोमती नदी। अब जब हम राजसमंद पढ़ेंगे तो वहां पर भी एक गोमती नदी का आएगा कि महाराणा जय सिंह जी ने बड़ी गोमती नदी को या गोमती नदी को रोककर यहाँ पर जयसमंद झील का निर्माण करवाया। तो महाराणा राज सिंह जी ने भी गोमती नदी को रोक करके राजसमंद झील का निर्माण करवाया। मतलब दोनों मेवाड़ के महाराणा जो है नदियों को रोक के बैठ गए, नदियों को रोक के नहीं बैठे। अलग अलग नदियां हैं। वो छोटी गोमती नदी है जो कि वेरों के मठ से निकलती है और प्रवाहित राजसमंद जिले में होती है। ये बड़ी गोमती नदी है जिसका पानी सोम नदी में जाता है और यहाँ पर इसको रोक करके झील बनाया गया। जनरली झीलों का निर्माण प्राकृतिक होता है, चारों तरफ से उनको कवर करके बनाया जाता है। बांध जनरली नदियों के पानी को रोकने के लिए बनाया जाता है, लेकिन ये एक बांध और झील दोनों का स्वरूप है, जो कि पहाड़ों के बीच में भी बनी हुई है। और यहाँ पर ये बिल्कुल इसको पानी को रोका गया है। इधर से ये नदी आ रही है और यहाँ पर ये पानी बाद में गेट वेट खोलने पर आगे भी चला जाता है। तो ये आज की अपनी जो क्लास थी, ये थी उदयपुर जिले में स्थित प्रमुख झीलों के बारे में, जिसमें हमने पिछोला झील के बारे में पढ़ा, हमने स्वरूप सागर झील के बारे में पढ़ा, हमने उदय सागर के बारे में पढ़ा, हमने फतेह सागर के बारे में पढ़ा और इसके साथ ही हमने जयसमंद झील के बारे में पढ़ा, झीलों में स्थित जल महलों के बारे में पढ़ा, बागोर की हवेली के बारे में पढ़ा, राजमहलों के बारे में, सिटी पैलेस के बारे में हम पहले से पढ़ चुके हैं। कल हम मंदिरों के टॉपिक में सबसे पहले लेंगे करणी माता का मंदिर, एकलिंग जी का मंदिर, जगदीश मंदिर जिसे हम धाय मंदिर भी कहते हैं, नागदा के सशस्त्र बाहु मंदिरों की भी बात करेंगे। तो तब तक के लिए अनुमति दीजिए। इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा आप लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें और क्लास को लाइक शेयर तो करें ही करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें, टेलीग्राम से भी जुड़ें। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। मिलते हैं कल एक नई क्लास के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।